आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में छठ पूजा को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी में सियासत तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी के दो विधायक सागरपुर में छठ घाट बनाने को लेकर धरने पर बैठ गए हैं। इन लोगों ने एमसीडी मेयर पर छठ घाट नहीं बनाने देने का आरोप लगाया है और विरोध में अपने समर्थकों के साथ पार्क में ही धरने पर बैठ गए हैं। हंगामा बढ़ता देख सागरपुर के इस पार्क में सुरक्षा बल के जवान भी तैनात कर दिए गए हैं। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने बीजेपी पर जमकर हमला भी बोला है। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से दिल्ली में छठ पूजा को लेकर सियासत वहां पर शुरू हो गई है। दिल्ली में छठ पूजा को लेकर सियासत हो रही है। मैं जहां मौजूद हूं ये है द्वारका विधानसभा की वेस्ट सागरपुर इलाका और आप देखेंगे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद हैं और साथ में मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के दो विधायक जो कि द्वारका से हैं, विनय मिश्रा और साथ ही संजीव झा भी मौजूद हैं, बुराड़ी से विधायक। इनकी क्या मांग है और ये यहाँ क्यों बैठे हैं, इन्हीं से समझ लेते हैं। विनय जी, छठ पर आप क्या आरोप लगा रहे हैं? आप कह रहे हैं कि छठ मनाएंगे, मेयर पर आरोप लगा रहे हैं कि वो आपको नहीं मनाने दे रहे। क्या है पूरा मसला? देखिए, विगत 30 वर्षों से इस दुर्गा पार्क में 4 जगह छठ मनाया जाता था। हमारा एक जे ब्लॉक कलर पावर हाउस है, एक घाट ये दुर्गा पार्क होता है जहाँ 4 घाट बनता था। पिछले 30 वर्षों से हम लोग यहाँ मना रहे हैं। जब कल यहाँ पे हम घाट के मरम्मत के लिए यहाँ पहुँचे तो मेयर साहब यहाँ पहुँचे, मेयर के कुछ लोग यहाँ पहुँचे और उन्होंने उस काम को रोक दिया। तो हम ये मांग कर रहे हैं कि जब 30 वर्षों से हम लोग यहाँ छठ मना रहे तो हमको छठ मनाने दिया जाए। क्या कह के काम को रोका? उन्होंने क्या बोला? मतलब उन्होंने सीधा यही बोला कि हम यहाँ छठ नहीं होने, बल्कि मेयर साहब सिर्फ दुर्गा अपने इस वार्ड में सिर्फ दुर्गा पार्क कल्याणी, शिवपुर में भी जो हमारा घाट था वहाँ पे भी उन्होंने काम बंद कर दिया कि वहाँ पे भी छठ नहीं होगा। तो मेयर साहब का कहना है कि उनके वार्ड में किसी भी घाट पे छठ पूजा नहीं होगी। इतनी बड़ी बात मेयर साहब ने की, मुझे बहुत दुख है और मैं छठी माँ से प्रार्थना करता हूँ उनको सद्बुद्धि दे। चलिए, इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी जावेद। जब भी हिंदुओं के त्योहार इस देश में आते हैं सियासत शुरू हो जाती है। दिवाली में पटाखों को लेकर हुई थी, अब छठ त्योहार जो पूर्वांचल का बहुत बड़ा त्योहार है उस पर भी सियासतदानों की नजर लग गई है। क्या परिस्थितियां वहां पर देख रहे हैं? कौन लोगों को पूजा करने से रोक रहा है वहां पर? देखिए, द्वारका के सागरपुर में हम मौजूद हैं और यहाँ आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों आमने सामने हैं। दोनों का एक दूसरे पर आरोप है कि वो छठ पूजा नहीं होने देना चाहते। और अभी जो मैं तस्वीरें आपको दिखाऊं रवि, ये जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। इनका आरोप बीजेपी के मेयर पर है, जो यहाँ से पार्षद भी हैं। वो ये आरोप लगा रहे हैं कि इस पार्क में जो दुर्गा पार्क है यहाँ 30 साल से छठ पूजा हो रही है, यहाँ छठ पूजा हो रही है और ये पूजा नहीं होने दे रहे हैं। लेकिन यहाँ विधायक मौजूद हैं, आम आदमी पार्टी के कई विधायक हैं। संजीव झा खुद यहाँ पर मौजूद है। संजीव जी, क्या अब कोई रास्ता निकलता हुआ नजर आ रहा है? पार्षद भी नजर आ रहे हैं हमें, यहाँ पर बातचीत भी आपकी हुई है, प्रोटेस्ट आपका लगातार चल रहा है, क्या रास्ता है इसका? देखिए, हमने पार्षद के हाथ जोड़े, पैर पकड़े, हमने कहा ये तुम क्रेडिट ले लेना, लेकिन छठी मैया की पूजा होने दो। उसका एक शब्द ने कहना है कि हम पूजा यहाँ नहीं होने देंगे। समिति वालों ने बात की, उसको गाली देकर वहाँ से भगा दिया। अभी हमने लगातार उससे रिक्वेस्ट करते रहे कि यहाँ हमेशा पूजा होता रहा, आप पूजा यहाँ होने दो। बीजेपी आरोप लगा रही है आप पर कि आप पूजा नहीं होने देना चाहते। आप जो छठ घाट वो बनवा रहे हैं, आप और आपके कार्यकर्ता उसे तोड़ना चाहते हैं। ये सियासत क्यों हो रही है सर? आपके सामने आप यहाँ कवर कर लीजिए कि ये देखिए, यहाँ 30 साल से पूजा हो रही थी, ये खुदा हुआ ये पक्का घाट है। तो आप पूरे देश को बताइए कि आखिर झूठ कौन बोल रहा है और सच कौन बोल रहा है। आपके सामने ये घाट खुदा हुआ है, पक्का किया हुआ घाट है जहाँ पूजा हो रही थी। समिति के लोग बैठे हुए हैं। वो अहंकारी एक छोटा पार्षद ये कहता है कि हम पूजा नहीं होने देंगे और पूरे भाजपा के लोग साथ खड़े हो जाते हैं। वीडियो अभी सामने आया, उस घाट में खड़े होकर उन्होंने वीडियो रिकॉर्ड किया। वो ये कह रहे हैं कि यही वो घाट है जिसे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता तोड़ना चाहते हैं। कौन सी घाट है? नहीं, देखिए, इस पूरे कैंपस में 9 घाट है। अभी उसने एक कोने में जो 2 घाट के बीच में एक घाट बना दिया। आप बताइए, छठी मैया की जो पूजा होगी वो लोग खड़े होंगे, वो जितने भी अर्घ के सामान होंगे। अब ये स्पेशियस है जहाँ पे हमेशा पूजा होता रहा। आम आदमी पार्टी का तो आप देख सकते हैं किस तरह से छठ पूजा को लेकर दिल्ली में सियासत जो है शुरू हो गई। आम आदमी पार्टी
बीजेपी पर आरोप लगा रही है। उधर साउथ एमसीडी के मेयर मुकेश सूर्यान ने आप पर पलटवार किया है और छठ घाट का काम रोकने का आरोप लगा दिया। किस तरह से आम आदमी पार्टी के विधायक और आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता किस तरह से छठ घाट को रोकने के लिए कितना बड़ा हजूम के साथ में है। इस छठ घाट पे रोकना चाहते हैं जिसको हम एमसीडी के लोग बना रहे हैं। ऑलरेडी हमने एक छठ घाट बना दिया, दूसरा बनाने की प्रक्रिया में। ये छठ घाट ना बने, माता छठी मैया का मंदिर ना बने, इन सब चीज़ों को रोकने के लिए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बाहर आकर के अराजकता फैला रहे हैं, महिलाओं बहनों के साथ अद्भुत व्यवहार कर रहे हैं और छठ घाट ना बने उसके लिए रोकने के लिए हर हथकंडा अपना रहे हैं। तो न्यूज़ 18 इंडिया के जरिए बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की हर हलचल लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त भी बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो बैठक है चल रही है, तमाम दिग्गज मौजूद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से आए और जिस तरह से यहां पर छठ पूजा की जो पोशाक पहने महिलाएं थी उनके साथ संवाद किया, उसके बाद अंदर जाकर प्रदर्शनी भी उन्होंने टीकाकरण अभियान को लेकर देखी, फिर वो मंच की तस्वीरें भी हमने आप तक पहुंचाई और उसके बाद शुरू हुआ बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की महाबैठक का वो दौर जो घंटों से चल रहा है। और अभी भी कुछ और वक्त इस बैठक में यहां पर लगेगा। हालांकि कितनी देर और ये बैठक चलने वाली है, क्या कुछ निचोड़ इस बैठक से निकलकर सामने आया है, वो लगातार हम आप तक पहुंचाएंगे और पहुंचा भी रहे हैं। लेकिन इस बीच कहा जा सकता है कि तमाम केंद्रीय मंत्री जो हैं इस वक्त महामंथन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न सिर्फ मन की बात यहां पर मोदी मंत्र के जरिए पहुंचा रहे हैं, बल्कि यहां पर सुन भी रहे हैं बाकियों के मन की बात को, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर आगामी 5 राज्यों की विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करनी है, जो कब्जा यहां पर जमाया हुआ है उसे और प्रचंड तौर पर यूं ही बरकरार रखना है, तो तवज्जो यहां पर देनी होगी उन तमाम चुनौतियों को, तवज्जो यहां पर देनी होगी उन तमाम कमियों को, जिसे पार पाते हुए लगातार मजबूती की तरफ यहां पर बीजेपी पहले भी बढ़ती रही है और जानती है कि परिस्थितियां बदली है, हालात बदले हैं। ऐसे बदलते हालात में रणनीति का भी बदलना बेहद जरूरी है। और यतेंद्र हमारे साथ हमारे सहयोगी मौजूद हैं और साथ ही साथ अमित भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सबसे पहले अमित आपकी तरफ आएंगे, कितनी देर और ये बैठक चलने वाली है और साथ ही साथ क्या माना जाए, क्या निचोड़ इस बैठक से निकलकर यहाँ पर सामने आएगा, खासतौर से ऐसे वक्त में जब एक लंबे वक्त बाद, जहां पर हर 6 महीने के बाद बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की एक बड़ी तस्वीर देखने को मिलती थी, कोरोना काल के बाद आखिरकार इस बैठक से क्या निचोड़ सामने आएगा? देखिए, प्रस्तावित समय ये है कि 3:30 से 4 बजे के बीच में पीएम मोदी संबोधित करेंगे और ये संबोधन करीब आधे घंटे का होगा। कुल मिलाकर 3 से 4 घंटे से भी ज़्यादा का वक्त हो चुका है। पीएम मोदी मौजूद हैं खुद वहाँ पर और अब जितने पदाधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की चल रही है और 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो चुकी हैं। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण दोनों ने आया है और दोनों ने पार्टी के विजन के बारे में पूरा बयान किया और प्राथमिकता यही है, अभी तक जो चीज़ समझ में आई है कि हर बूथ तक बीजेपी का कार्यकर्ता पहुंचे और इसके अलावा जो सरकार की जो नीतियां हैं कोरोना काल में वो जनता तक जन तक पहुंचे। तो इस तरीके से अपने आप को तैयार किया जाए कार्यकर्ताओं ने। और एक और चीज़ है कि योगी आदित्यनाथ यूपी सीएम भी मौजूद हैं। जो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उनको लेकर पूरी तैयारी की जाए और उनको जीतने के लिए एक रेजोल्यूशन यहाँ पर पास हुआ है और प्रस्ताव पारित किए गए। तो बहुत रणनीति के लिहाज से अहम प्रस्ताव पारित किए गए हैं, चर्चा हो रही है। अब सब बिल्कुल आप हमारे साथ बने रहिएगा अमित, क्योंकि यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस जिस तरह से धर्मेंद्र प्रधान के सामने आई, उसके बाद निर्मला सीतारमण ने भी यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाई और साथ ही साथ क्या कुछ अब बीजेपी का सियासी पूरा रोड मैप है उसका भी जिक्र करते हुए नजर आए। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान ने लेकर क्या कुछ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, सुनिए आप भी। 2000 जनवरी में पहला कोरोना की टेस्ट पॉजिटिव भारत में हुई। विश्व में उसकी कोई अनुभव नहीं था। उसकी निदान कैसे होगा उसको किसी को कल्पना ही नहीं थी। लेकिन 9 महीने के अंदर अप्रैल महीना में 2000 अप्रैल महीने में प्रधानमंत्री जी वैक्सीनेशन के लिए टास्क फोर्स बनाते हैं, स्वयं
उस लैबोरेटरीज को पहुंचते हैं, वैज्ञानिकों की हौसला बढ़ाते हैं, प्रोत्साहित करते हैं, उसकी सुखद परिणाम आज देश 100 करोड़ से ज्यादा वैक्सीनेशन पूरा कर चुका है। आबादी की 30% से ज्यादा लोग डबल वैक्सीनेशन ले चुके हैं। WHO जैसे संगठन भारत बायोटेक द्वारा निर्मित कोवैक्सीन को मान्यता दे चुका है। यह सब भारतीय लोगों की कोरोना से लड़ने की सामूहिक प्रयास है, प्रचेष्टा है, डिटर्मिनेशन है। जम्मू कश्मीर हमारी देश की अविच्छेद्य अंग है। यह हम विशेष करके भारत की एक तबका जब धारा 370 लागू हुआ उस समय से भारत की संसद से लेके भारत की गलियारों में श्यामा प्रसाद जी की बलिदान से लेके आगे, मित्रों मैं आपको स्पष्ट करूं, धारा 370 कोई एक पार्टी विशेष की नारा या दायित्व नहीं था। जो पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस के विद्यार्थी हैं वो भली भांति जानते हैं, कांग्रेस की नेतृत्व भले ही 370 उस समय में लागू करवाया था, लेकिन कांग्रेस पार्टी तथा पार्लियामेंट में अनेक सदस्यों ने शुरुआत की दौर से धारा 370 जो अस्थायी था उसको उच्छेद किया जाए, नहीं तो जम्मू कश्मीर में विकास नहीं हो पाएगा। वहां की गरीबों की, वहां की आदिवासी, वहां की वंचित वर्ग, वहां की पिछड़े, वहां की पहाड़ी लोग, उनकी विकास नहीं हो पाएगा। ये महिलाओं को न्याय नहीं मिलेगा, ये शंका शुरू से की गई। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व, गृह मंत्री अमित शाह जी की कौशल्य के कारण आज जम्मू कश्मीर संपूर्ण विकास की राह पे चल चुकी है। और हमारे सहयोगी यतेंद्र भी हमारे साथ बने हुए हैं। यतेंद्र, क्या कुछ यहाँ पर अब लगता है, क्योंकि बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक अभी चल रही है, कुछ देर में ये खत्म हो जाएगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के साथ इसका समापन भी होगा, लेकिन जिस तरह से धर्मेंद्र प्रधान और निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उपलब्धियां गिनाई, बताया कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश जो है वो कामयाबी की बुलंदियों पर पहुंचा, कई अहम चुनौतियां जो थी उससे पार पाते हुए एक भविष्य की रणनीति भी यहाँ पर क्या कहेंगे साफ की है बीजेपी ने। यतेंद्र, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है तो यही जानना चाहेंगे कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए तमाम उपलब्धियों को बताते हुए भविष्य की रणनीति भी बीजेपी ने बता दी। देखिए, बिल्कुल बैठक लगातार चल रही है, सुबह से बैठक शुरू हुई है और अब तक राजनीतिक प्रस्ताव पेश हो चुका। उससे पहले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपना अध्यक्षीय भाषण शुरू किया। सबसे प्रमुख बात इसमें यही निकल कर आई कि जो राजनीतिक प्रस्ताव पेश किया वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। जो हम सुबह भी कह रहे थे कि केवल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इस बैठक में बुलाया गया है, बाकी के जितने भी बीजेपी शासित राज्य हैं वहां पर उनके मुख्यमंत्रियों को वर्चुअली तौर पर रहने के लिए कहा गया, लेकिन मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को दिल्ली बुलाया गया, उनसे राजनीतिक प्रस्ताव पेश कराया गया। और राजनीतिक प्रस्ताव पर जो मैसेज साफ तौर पर बीजेपी की तरफ से दिया गया वो यही है कि उत्तर प्रदेश को बड़ा गंभीर तौर पर बीजेपी ले रही है और चुनावी रणनीति जो बनाई जाएगी वो खासकर उत्तर प्रदेश को ध्यान में रखकर बनाई जाएगी। अभी कुछ दिन पहले भी गृह मंत्री अमित शाह ने एक दौरा जम्मू कश्मीर में किया था और साफ तौर पर मैसेज दिया था, क्योंकि कहीं ना कहीं सुरक्षा का जब मसला होता है तो यूपी में वो बड़ा चुनावी मुद्दा बनता है। और आज जो राजनीतिक प्रस्ताव जो अध्यक्षीय भाषण हुआ उसमें भी साफ तौर पर बताया गया कि 2004 से लेकर 2014 तक का कार्यकाल देखेंगे तो 2000 से ज्यादा सिविलियन जो आम नागरिक हैं उनकी हत्या हुई थी, लेकिन 2014 से लेकर और 2 सितंबर 2021 तक के आंकड़े देखेंगे तो महज
200 के आसपास के लोग के आम नागरिकों की हत्या हुई है। तो कहीं ना कहीं आप इस रणनीति को समझ सकते हैं कि बीजेपी ने पूरा एक अमली जामा इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में चुनावों को लेकर बना लिया है। जी बिल्कुल। और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये मुद्दा भी यहाँ पर सामने आया, जिस तरह से पश्चिम बंगाल में कई बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी गई, सियासी हिंसा की आग किस तरह से फैली, सियासी हिंसा ने किस तरह से बीजेपी कार्यकर्ताओं को मौत की नींद यहाँ पर सुलाया, उनकी हत्या का जिक्र भी वो करते हुए नजर आए। इतना साफ है कि बीजेपी इस बात को जानती है कि तमाम वो मुद्दे जो सीधे जनता तक पहुंचते हैं, जिनका सीधा जनता तक प्रभाव रहता है, और खासतौर से पश्चिम बंगाल की सियासत का भी जिक्र यहाँ पर किया गया सियासी हिंसा को लेकर। 2021 की विधानसभा की पहले, उसकी पूर्व विधानसभा में 2016 में पार्टी की वोट परसेंटेज नगण्य था। आज पार्टी की वोट परसेंटेज 38% हुआ है। 18 लोकसभा, 77 विधानसभा, 77 विधानसभा भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व में बंगाल की आशीर्वाद हमें मिला है। बंगाल आप सब जानते हो, उसके अंदर वहां के नागरिकों ने नरेंद्र मोदी जी पे, भारतीय जनता पार्टी पे आस्था जताई। निर्वाचन उपरांत इलेक्शन की बाद में हमारी 53 कार्यकर्ताओं की हत्या की गई है। लगभग 1 लाख लोग अपने घर छोड़ के शेल्टर हाउस में हैं। पार्टी वहां रिलीफ वर्क कर रही है। वहां तक कि अभी जब मोदी जी ने कोरोना की टीका पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करवा चुके हैं, आज भी बंगाल में पार्टी आधार में टीका देने के कार्यक्रम किया जाता है। यह तो अमानवीयता का चरम निदर्शन है, इनह्यूमैनिज्म की चरम उदाहरण है। उसी स्थिति में बंगाल की जनता के साथ भारतीय जनता पार्टी चट्टान की तहत खड़ी है। यह नड्डा जी ने दोहराया है और हमें उन्होंने आज आह्वान किया कि आने वाले जब भी चुनाव होगा बंगाल में, भारतीय जनता पार्टी प्रजातांत्रिक तरीके से बंगाल को बचाने के लिए, बंगाल में प्रजातंत्र को बहाल करने के लिए, संविधान को बहाल करने के लिए, अराजक तत्वों को प्रजातांत्रिक उत्तर देने के लिए हम लड़ेंगे। बंगाल की जनता और बंगाल की विशेष करके भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता और वहां की राज्य नेतृत्व के साथ पूरा देश खड़ी है। चुनाव से संबंधित बंगाल के वायलेंस के ऊपर पूरे पार्टी ने इसको पुरजोर खंडन किया है और ये भी कटिबद्ध है पार्टी कि हर एक बंगाल के कार्यकर्ता के साथ हम रहेंगे और उनको जुडिशरी के द्वारा, ड्यूल प्रोसेस ऑफ लॉ के द्वारा उनको उनके जस्टिस दिलवाएंगे। बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद से ये बड़ी खबर सामने आ रही थी और बड़ी खबर आपको बता दें, फर्रुखाबाद के जेल में फायरिंग की घटना सामने आई है। फतेहगढ़ जिला जेल में नाराज कैदियों ने जमकर हंगामा वहां पर किया और कैदियों ने पथराव कर जेल को हाईजैक कर लिया और आग लगा दी। खबर है कि जेल के अंदर फायरिंग की आवाज भी सुनाई दी। कैदियों ने जेलर पर ही एक कैदी को गोली मारने का आरोप लगाया है। बताया गया कि घायल कैदी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। हंगामे की जानकारी मिलते ही कई अधिकारी भी जिला जेल पहुंचे और हंगामा कर रहे कैदियों को शांत कराने की कोशिश में जुट गए हैं, जबकि जेल में लगी आग को बुझाने के लिए भी दमकल की कई गाड़ियां बुला ली गई हैं। कैदियों के इस हंगामे में 3 कैदी और 30 पुलिस वाले भी घायल हुए हैं। फर्रुखाबाद की ये घटना है, जेल के अंदर फायरिंग की घटना सामने आई है। वहां किसी बात को लेकर हंगामा हुआ था, जिसके बाद वहां पर फायरिंग हुई है। हालांकि दमकल की कई गाड़ियां वहां पर बुलाई गई हैं। हंगामे में कहा जा रहा है कि 30 पुलिस वाले भी वहां पर घायल हुए हैं।
ये अपराधी जो कि इस तरह के मिस्क्रेंट टाइप के हैं उनके द्वारा ये कार्य किया गया है। इवन जो जेल का मेन गेट था यहाँ तक ये एक ऑर्गेनाइज वे में झुंड बनाकर यहाँ पर आ गए थे। जेल के फोर्स और लोकल फोर्स के द्वारा डीएम साहब और हमारे द्वारा यहाँ पर आकर बड़ी मशक्क़त के साथ जो आगजनी करने वाले हैं और जिन्होंने पथराव किया है और साथ ही साथ तोड़फोड़ की है उन पर काबू पाया गया। इसमें हमारे पुलिस फोर्स के करीब 30 लोगों को चोट लगी है, साथ ही साथ उनका मेडिकल करवाया जा रहा है।